क्लास में हम लोगों ने नॉन करंट एसेट्स का पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का मैंने आपको वर्किंग पेपर बनाने बताए थे। जिस तरह वैसे उनके वर्किंग पेपर उसके वर्किंग पेपर बनते हैं, उसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स के भी बनते हैं, बस उधर डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन होती है। ठीक है। उसके बाद आज नॉन करंट एसेट्स खत्म हो जाएंगे, हम अगले वर्किंग पेपर पे जाते हैं जो कि है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ठीक है। इसमें ये है कि मतलब कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होगी, वो भी नॉन करंट एसेट है। कोई आपने कहीं रेंट पे किया होगा, मतलब 1 साल से ज्यादा रेंट पे किया होगा, वो भी नॉन करंट एसेट होता है। तो हम आज उस पर बात करने जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके हम वर्किंग पेपर बनाएंगे। ठीक है। तो ये इसमें 3 शीट्स हैं, मूवमेंट है, वेरिएंस है और वेरिफिकेशन स्टेटस है। ठीक है। मूवमेंट में बेसिकली हमने ये शो कराना होता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था पिछले साल, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग होगा। ठीक है। पिछले साल कोई कोई था सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर था तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है। एडिशंस इस साल में हमने कितना पे किया जिसका हम फायदा 1 साल से ज्यादा लेंगे। ठीक है। वो इधर आ जाएगा। उसके बाद ये जो डिलीशन है ना, डिलीशन में मतलब ये कि कितना आपने फायदा ले लिया है, अभी तक आपने कितना जो रेंट पे किया था उसमें से कितना फायदा आप ले चुके हैं। ठीक है। कितना बेनिफिट आप ले चुके हैं, तो वो आपका यहाँ से रिड्यूस होगा और अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। ये मूवमेंट है। फिर आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस में वो यहाँ से मूवमेंट से क्लोजिंग बैलेंस से फिगर उठाएगा, करंट करंट पीरियड में लिखेगा कि इस साल में इतना है। ठीक है। इसका बैलेंस, और पिछले साल में कितना था वो हमें पिछले प्रीवियस अकाउंट से मिल जाएगा। ठीक है। पिछले साल में ये बैलेंस था, फिर इन दोनों का बीच में से डिफरेंस निकालेगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो वेरिएंस होगा। फिर जो डिफरेंस होगा उसकी एक्सप्लेनेशन इधर लिखनी है इस बॉक्स में कि वो डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है। ठीक है। तो जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं हमें ये चीजें पता होती हैं कि ये डिफरेंसेस वगैरह किस वजह से अराइज हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है वेरिफिकेशन स्टेटस। वेरिफिकेशन स्टेटस में है एक और चीज, ये जो वर्क डन है ना, इसे हम लोगों ने लिखना होता है अपने पास। जो जो आप काम करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, वो मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन स्टेटस है, इसमें टोटल अमाउंट इधर आएगी, जो टोटल अमाउंट बनती है एज पर लेजर। ठीक है। जो लेजर में अमाउंट आ रही है वो यहाँ पे लिख देंगे, जो हम वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब इन 2 शीट से जो हमने अमाउंट वेरीफाई किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों अमाउंट्स में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे फार्मूला लगा के इन दोनों में से डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर उस डिफरेंस की परसेंटेज हम बता देंगे। देख ये वेरीफाइड अमाउंट है ना, वेरीफाइड अमाउंट परसेंटेज, ये जो अमाउंट हम वेरीफाई करेंगे इसकी टोटल पे कितनी परसेंटेज है। ठीक है। कि मतलब फर्ज करें कि टोटल 100 है। ठीक है। मैंने अमाउंट वेरीफाई किया 80 की, तो डेफिनेटली इधर 80% आएगा। ठीक है। 80 की अमाउंट अगर मैंने वेरीफाई की है, ठीक है, तो मेरा 80% यहाँ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है। तो आपको समझ आता जाएगा सब। तो आइए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर्टिकुलर्स में लिखूंगा मैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये हेड होता है बेसिकली कि किधर या फर्ज करें दो नॉन करंट एसेट थे। ठीक है। इसी तरह जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस था इसका पिछले साल के अकाउंट से मैंने उठाया। ठीक है। इसका 1 लाख था, इसका 50,000 था। ठीक है। ये सपोज कर रहा हूं मैं सिर्फ, ये जब आप ऑडिट पे जाते हैं आप पिछले अकाउंट्स, जब भी आप ऑडिट करना शुरू करते हैं तो आप पिछले अकाउंट्स तो देखते हैं ना कि पिछले अकाउंट्स में किस तरह काम हुआ है, क्या हुआ है, तो उसमें से आप कुछ फिगर्स उठा के अपने ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं। तो आपने तो इस साल को ऑडिट करना है, तो इस साल का ऑडिट बेसिकली एडिशन डिलीशन से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये पिछले साल का जो फाइनेंशियल्स होंगे उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा। एडिशन फॉर द ईयर, एडिशन कितनी हुई है। ठीक है। एडिशन हुई है, लेट सपोज सिक्योरिटी डिपॉजिट में अब आपको बताता हूँ,
ये कोई रेंट है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ कि रेंट है, ठीक है। अब ये रेंट है, मैंने रेंट पे कर दिया, मैं एक एंटिटी हूँ, ठीक है, मैंने रेंट पे कर दिया, या जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसने रेंट पे कर दिया, उसने 1 साल से ज्यादा का रेंट पे किया 60,000 रुपये, ठीक है। अब वो उसने उससे 1 साल से ज्यादा फायदा लेना है, तो ये उसका नॉन करंट एसेट है, ठीक है। इस साल में उसने 60,000 रुपये का रेंट पे किया अगले साल के लिए, ठीक है। ये रेंट आगे अगले साल में जाके रियलाइज होगा, 1 साल से ज्यादा का हमने इससे 1 साल के बाद बेनिफिट लेना है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम लोग रेंट पे करते हैं, जैसे भी हम कोई टेनेंट होते हैं, हम किसी कोई भी घर किराए पे लेते हैं तो हम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं ना शुरू में। तो बेसिकली ये भी इसी तरह होता है, अगर कोई आपने प्रीमिसेस, किसी एंटिटी ने प्रीमिसेस लिए हैं, उस प्रीमिसेस पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया तो वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसने आज ही कोई ऑफिस लिया है ताकि वो अपने वर्क वहां पे भी अपना एक वर्क स्टेशन बना सके, ठीक है, तो आज ही वो उस पे अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहा है तो वो उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने वाला है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहा है उसने आज रियलाइज नहीं होना, उसने 1 साल के बाद कहीं जाके रियलाइज होना है, ठीक है। तो इस वजह से 60,000 आपका एडिशन में आ जाएगा, फिर डिलीशन में आपकी अमाउंट आएगी जो जितना आप बेनिफिट अभी तक ले चुके होते हो, ठीक है। तो वो अगर कोई अमाउंट होगी तो लिख दें, अदरवाइज लिख दें 0, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पिछले साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000 थी, क्या इस साल मैंने किस उस एंटिटी ने क्या इस साल कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है? अगर की है तो उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज 0 हो जाएगी क्योंकि एडिशंस में आएगी। तो फर्ज करते हैं लेट्स सपोज 40,000 की है, ठीक है। डिलीशन, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वहां से उसने मतलब जी 40,000 का उसने फायदा लेना था, मतलब टोटल पिछले साल का 40,000, पिछले साल का 50,000 और इस साल का 40,000 जो उसने दिया, इसमें से उसने कोई फायदा लिया है, मतलब कोई फायदा उसने इसमें से किसी अमाउंट पर फायदा लिया है, मतलब कोई अमाउंट उसने या कोई अमाउंट वापस ली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डिस्चार्ज की है, तो वो आप इधर लिख देंगे, लेट सपोज 10,000 की, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंसेस, इस पर फार्मूला लगा हुआ था, ठीक है। तो मूवमेंट आ गई, उसके बाद वेरिएंस पे आ जाते हैं। वेरिएंस में यह था कि करंट पीरियड में बैलेंस क्या था, तो करंट पीरियड का बैलेंस यहाँ से हम लिंक लगा लेते हैं मूवमेंट में, ठीक है। करंट पीरियड का बैलेंस, ये क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग बैलेंस का टोटल 240,000 है, इस पर मैंने लिंक लगाया, ये आ गया। प्रायर पीरियड का जो हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस था वो प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो मैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ से 150 पर लिंक लगा देता हूँ, ठीक है। मेरा प्रायर पीरियड का आ गया, डिफरेंस क्या आ रहा है 90,000 का। तो मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने फॉर द ईयर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, कि मैंने फॉर द ईयर और भी इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म किए हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पिछले साल में जो था 150 था, इस साल बढ़ गई है 240 हो गई है, तो इसका मतलब ये कि मैंने 90,000 की और इन्वेस्टमेंट परफॉर्म की है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद वेरिफिकेशन स्टेटस पे आते हैं, इधर वर्क डन में लिख देते हैं, इसका भी वर्क डन लिखना है, ठीक है। checked that whether the entity has performed investment in current year or not, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, मैंने चेक किया ना कि उसने कोई इन्वेस्टमेंट परफॉर्म की थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि हाँ की थी, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कोई डिलीशन हुई थी उसमें, चेक वेदर
देयर इज एनी डिलीशन इन गिवन बैलेंसेस, ठीक है। फिर मैं वर्ड इसमें लिख देता हूं कि जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने लिखा है यहाँ पे रेंट का, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, ये रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि चेक द रेंट एग्रीमेंट, एंड वेरीफाइड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, ये वर्क डन मैंने शीट में किया, इधर मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब जब कोई भी सीनियर इसका रिव्यू करेगा तो उसे पता होगा कि मैंने काम क्या क्या किया था, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ से रेंट एग्रीमेंट से वैल्यू उठाई थी, तो मुझे यहाँ पे ना एक नई शीट में आके ना रेंट एग्रीमेंट की समरी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये जरूरी होती है। एक मेरे पास हार्ड में रेंट एग्रीमेंट था, ठीक है, मैंने उसकी समरी देनी है अब कि उसमें लिखा क्या था, ठीक है। मेरे वर्किंग पेपर इस तरह के होने चाहिए कि इसको देख के कोई हार्ड फॉर्म में कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, इधर से हमें हर चीज क्लैरिफाई होती जाए कि क्या चीज किधर जाके लिंक कर रही है। अब ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट आ रही है 60,000 से, लेकिन ये आ कहां से रही है, इसके लिए मैं अब समरी दे रहा हूं कि दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, पार्टी 1 और पार्टी 2, इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट की टर्म्स के मुताबिक ये एग्रीमेंट चलेगा कितने साल तक, इधर लिखता हूं मैं एज पर टर्म्स, ठीक है। एग्रीमेंट कितने साल तक चलेगा उसका टाइम पीरियड मैं लिख देता हूं। जो कुछ भी मुझे रेंट एग्रीमेंट से मिलता है वो मैं लिख दूंगा। रेंट कितना है वो लिख देता हूं। इंक्रीमेंट कब लगेगा, कितना लगेगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कब लगेगा, कितने परसेंटेज से लगेगा, उसकी मैं डिटेल दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट कि मैंने कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। तो अल्टीमेटली जब मैं वो चीजें देखूंगा तो मुझे यहाँ से सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट अपने आप मिल जाएगी 60,000 की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वेरिएंस में भी इसी तरह जैसे मैंने इधर वर्क डन लिखा, वेरिएंस में भी मैं यही वर्क डन लिखूंगा, क्योंकि वेरिएंस में हमने और तो कोई वर्क डन परफॉर्म ही नहीं किया। वेरिएंस तो है ही बेसिकली वही कि हमने जो वर्किंग कर ली है, यहाँ से जो हमने मूवमेंट में वर्किंग कर ली थी, वेरिएंस में हमने वही करंट पीरियड और प्रायर पीरियड का डिफरेंस बस बताया, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्टेटस में आ जाते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन स्टेटस में अब टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। अब हमारा जो एंटिटी का लेजर मिलता है ना, उस लेजर में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट अमाउंट आ रही होती है, ठीक है। लेट सपोज के वो अमाउंट आ रही है 240,000 की, ठीक है। अब हमने इन 3 शीट से अमाउंट जो वेरीफाई की है करंट पीरियड में वो भी 240,000 की है, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ से लिंक लगा देता हूँ कि मैंने करंट पीरियड में कितनी अमाउंट वेरीफाई की थी, ठीक है। उसका मैं यहाँ से लिंक लगा देता हूँ। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0 आ गया, वेरीफाई परसेंटेज निकाल लेते हैं। वेरीफाइड अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट पे, तो परसेंटेज आ जाएगी 100%, ठीक है। इसकी जगह बेसिकली एवरेज लगी होती है इस फार्मूला की जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब देखें जितनी टोटल अमाउंट थी लेजर में उतनी ही अमाउंट हमने वेरीफाई भी कर ली है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। ये अब एज पर थ्रेशोल्ड होता है कि हम लोग जब ऑडिट कर रहे होते हैं हम उसमें कुछ थ्रेशोल्ड रखते हैं
कि लेट सपोज 20,000 तक की कोई अमाउंट है ना, अगर उतना कोई डिफरेंस आ रहा है ना 20,000 तक का, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे लेजर में अमाउंट थी 260,000 की, मेरे पास 240,000 मैंने वेरीफाई किया, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 92% मैंने वेरीफाई किया, तो जो टोटल 20,000 का डिफरेंस आ रहा है वो इग्नोरेबल है, ठीक है, एज पर माई थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि एज पर थ्रेशोल्ड $20,000 is ignorable। ₹20,000, ठीक है। तो ये हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट थे। नॉन करंट एसेट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे करंट एसेट्स पे, अगले उसमें हम करंट एसेट्स पे बात करेंगे।